फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्षय स्टडी सेंटर। दोस्तों, मैं आपके लिए साइंस कक्षा 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु लेकर आया हूं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियो डाल चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। नंबर 1 हेडिंग है धातु, जिसे बोलते हैं मेटल्स। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। उदाहरण है सोडियम, कॉपर, आयरन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई धातु है जिसे बोलते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 1। और इसकी अंतिम कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो उस पर सोडियम प्लस मतलब Na+ चार्ज आ जाता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो 1 पॉजिटिव आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता तो 2+ आता। जैसे कॉपर होता है, कॉपर Cu 2 पॉजिटिव। इसकी लास्ट कक्षा में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो त्याग देता है, तो इसलिए इस पर 2 पॉजिटिव आ जाता है। अब आता है धातु के भौतिक गुणधर्म क्या हैं। धातु के भौतिक गुणधर्म नंबर 1 है चमक। धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। उदाहरण ले लीजिए सोना, चांदी आदि। सोना, चांदी आदि की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। और नोट है, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धक धातु हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धक धातु हैं। नंबर 2 है कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर धातुएं होंगी वो कठोर होंगी। जैसे मान लीजिए लोहा है, तांबा है। नोट है, लेकिन लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम धातु मुलायम होती हैं। कुछ धातु ऐसे भी होती हैं जो ठोस ना होकर मुलायम होती हैं। जैसे लिथियम है, सोडियम और पोटेशियम, ये सब मुलायम होती हैं। अब आता है रूप अवस्था क्या है इनकी, कि धातु कमरे के ताप पर ठोस होती है। जितनी भी धातु होंगी वो ज़्यादातर ठोस ही मिलेंगी, लेकिन केवल मरकरी Hg पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी जो होता है यह पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आता है नंबर 4 आघातवर्धकता। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। आघातवर्धकता का मतलब होता है धातुओं को अगर पीटा जाए तो वो पतली चादरों में परिवर्तित होनी चाहिए। उदाहरण है लोहे की चादर, जिसे बोलते हैं हम टीन। अब आता है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है खींचना, धातुओं को खींचना। कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। तन्यता का मतलब होता है खींचना, कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। नोट है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। नोट, गैलियम तथा सीजियम धातु का गलनांक बहुत कम होता है। यदि हम इन धातुओं को अपनी हथेली पर रखें तो ये पिघलने लगेंगी। अगर गैलियम और सीजियम धातु को अगर हम हाथ पर रखें तो वो पिघलने लगेंगी, क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम होता है। विद्युत व ऊष्मा के सुचालक। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन सीसा, पीवी और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये अपवाद होते हैं। सभी जो धातुएं होंगी वो विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन पारा और सीसा ये हमेशा कुचालक होती हैं विद्युत की। अब आता है घनत्व। घनत्व क्या होता है, धातुओं के घनत्व और गलनांक अधिक होते हैं। धातुओं के गलनांक और घनत्व बहुत अधिक होते हैं। नोट, सोडियम तथा पोटेशियम के घनत्व कम होते हैं। ध्वनिक। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ये चीज़ मैंने बताया, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आता है अधातु, जिसे बोलते हैं नॉन मेटल्स, कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करेंगे तो वो ऋणायन बनाते हैं और अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन मान लीजिए, क्लोरीन और कार्बन। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 2 8 7 रहेगा। अब इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं,
तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि उसे अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, केवल 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा, ग्रहण करा, तो इस पर Cl नेगेटिव चार्ज आ गया, इसीलिए इसे धातु बोलते हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म। नंबर 1 है चमक। अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती। धातुओं की सतह चमकदार होती है, लेकिन अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती। उदाहरण है कार्बन। नोट, लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती है। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन उसकी सतह चमकदार होती है, ये अपवाद है। कठोरता। अधातु कठोर नहीं होती हैं। उदाहरण ले लीजिए कोयला, लेकिन हीरा सबसे कठोर है। हीरा जो होता है वो कठोर आता है, और ये आता है अधातुओं में। रूप अवस्था। अधातु कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। केवल ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव है। जितने बार अधातु होंगे वो कमरे के ताप पर क्या होंगी, ठोस या गैसीय अवस्था में मिलती हैं, लेकिन केवल ब्रोमीन है, ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अब आता है आघात वर्धिता। अधातु आघात वर्धिता नहीं होते हैं। तन्यता। अधातुओं को पतले तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। विद्युत व ऊष्मा की कुचालक। अधातु जो होती हैं वो विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न नहीं करती हैं। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, और धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है? नंबर 1 है धातुओं की वायु O2 के साथ अभिक्रिया। जो धातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। ये हमेशा याद रखना है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगी तो बनेगा धातु ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए Cu प्लस O2, Cu कॉपर प्लस O2 ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करती हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है CuO। Al प्लस 3O2, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो Al2O3 बनता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। जैसे सोडियम तथा पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए उन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर मान लीजिए सोडियम तथा पोटेशियम जो होते हैं, अगर वो वायु के संपर्क में आ गए तो वो एकदम आग लग जाती है उसमें। अगर उन्हें रोकने के लिए हमें उन्हें केरोसिन के तेल में रखा जाता है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और सीसा, ये सभी धातुएं वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये ऑक्सीजन से जो होते हैं वो धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं तो इन पर उसकी परत चढ़ जाती है, धातुओं के ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। Fe लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। अगर हम लोहे को वायु में गर्म करें तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन अगर लोह चूर्ण को गर्म करें तो वो जलने लगता है। नंबर 4 है Cu कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। अगर Cu कॉपर जो होता है अगर वायु में रख दिया जाए तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। Ag मतलब चांदी और Au मतलब सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोना और चांदी ही एक ऐसी चीज़ है जो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास धातु ऑक्साइड है और अम्ल है तो वो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ भी क्रिया करेगा और क्षारक के साथ भी क्रिया करेगा और वो उत्पाद और जल बनाते हैं, तो हम बोलते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे Al2O3 ये धातु ऑक्साइड हो गया। Al2 जो मतलब Al जो हो गया वो एल्यूमिनियम धातु हो गई और O3
ऑक्सीजन हो गया। जब आपस में क्रिया करी Al प्लस O2 ने तो बनता है Al2O3। तो ये हो गया धातु ऑक्साइड प्लस HCl हो गया अम्ल। तो जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो AlCl3 बना लेंगे प्लस H2O, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। Al2O3 जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaAlO2 प्लस H2O बना लेगा। अब आता है जल के साथ अभिक्रिया। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, धातु प्लस जल तो आपस में अभिक्रिया करेंगी तो धातु ऑक्साइड बना लेते हैं या धातु हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। ये धातु ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे मान लीजिए सोडियम प्लस H2O, सोडियम धातु है और जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, NaOH प्लस H2 को मुक्त करेगा, H2 हाइड्रोजन गैस होती है। Ca प्लस H2O, कैल्शियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अब आता है अलग अलग धातु जल से अलग अलग अभिक्रिया करती है। जैसे सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम Na K और Ca ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये सब ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम आयरन और जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। नंबर 3 है मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, अभिक्रिया करती हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है और एल्यूमिनियम आयरन और जिंक वो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। Au Ag Cu Pb जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब आता है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु प्लस तनु अम्ल तो बनता है लवण प्लस हाइड्रोजन। जब आयरन धातु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो FeCl2 प्लस H2 बनता है। और जब एल्यूमिनियम धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो AlCl3 प्लस 3H2O बनता है, H2 बनता है। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु A प्लस लवण विलयन B, लवण विलयन A प्लस धातु V। मान लीजिए Fe प्लस CuSO4 जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, ये विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन होता है तो FeSO4 प्लस Cu बना लेता है। ये जो होता है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। जैसे आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है तो ये आयरन खुद SO4 की जगह लग जाएगा और उसे विस्थापित कर देगा। जैसे इसमें दिखाया गया है FeSO4 की जगह लग गया है प्लस Cu को विस्थापित कर दिया है। अब Cu FeSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, ये नहीं कर सकता FeSO4 प्लस Cu, क्योंकि Fe जो होता है वो सब अधिक क्रियाशील तत्व होता है तो उसे विस्थापित Cu नहीं कर पाएगा। आती है सक्रियता श्रेणी। वह श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। वह श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी में ये चीज़ें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और Au सोना। जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो होती हैं वो अधिक क्रियाशील धातु होती हैं और FePbH ये मध्यम क्रियाशील धातु होती हैं और Au जो होता है वो सबसे कम क्रियाशील धातु होता है। अब मैंने आपको पीछे एक आयरन जो होता है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है तो ये कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है आयरन। देख लीजिए ऊपर है ना, कॉपर से ऊपर है तो आयरन जो होता है वो अधिक क्रियाशील धातु होती है कॉपर से। इसीलिए आयरन जो था, आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर से विस्थापित कर दिया।
अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल अक्षय स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें।